इन दो पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए। एक चीज जो आप नोटिस करोगे, ये है हमारे पुराने टाइम के इंडिया का स्कूलिंग सिस्टम, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है, ये है वो स्कूलिंग सिस्टम जो कि आप फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है ना। सोचो कभी किसी टाइम में बच्चे कुछ इस तरीके से स्कूल जाया करते थे, बट विद द टाइम चीजें चेंज हुई और आज ये ट्रेडिशन यहां तक पहुंच गई। अब बात यह है कि जो चैप्टर हमारा राइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशंस क्लास 8 का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजेदार भी। अब मजेदार क्यों, इंटरेस्टिंग क्यों, जरा इस बात को समझते हैं। देखो, स्कूल तो जाते होगे आप, पर कभी दिमाग में ये आया कि आपका जो ये स्कूल का सिस्टम है, किस तरीके से रूटीन टाइम पे स्कूल जाना है ना, फिर आपके सब्जेक्ट जो डिसाइड किए गए हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम्स होंगे, यूटी होंगे, इवैल्यूएशंस होगा, मार्क्स का एग्जाम कराने का तरीका, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये एक टाइम पे कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी हमारे कंट्री में। अब ऐसा नहीं कि उस समय हमारे कंट्री में एजुकेशन नहीं था, एजुकेशन तब भी था, बट एजुकेशन का जो सिस्टम था वो अलग था। वो सिस्टम कुछ इस तरीके का था जिसको हम गुरुकुल पद्धति के नाम से जानते हैं। अब वहां से लेके यहां तक का जो सफर है, यही है इस पूरे चैप्टर का सारांश, यानी कि समरी, ठीक है। फटाफट शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो पहले तो उन्हें क्या प्रॉब्लम दिखी यहाँ के एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में, क्या किसने कैसे क्रिटिसाइज किया हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम को, और फिर उसमें क्या क्या चेंजेस किए, ठीक है। साथ ही साथ जब चेंजेस किए तो जो हमारे जो लीडर थे उस समय एग्जिस्टिंग, उन्होंने कैसे उस चीज का वेलकम किया या उसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे एक सवाल जो आपके लिए मैं छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे, कि आपको बताना है कि जो ये एजुकेशन सिस्टम में बदलाव है, पूरी वीडियो को देख लेना, तब लास्ट में कमेंट करना आप उस बदलाव से कितने सहमत हो, या आपको अभी भी लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ तरह के चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। आपकी जो भी ओपिनियन है कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब आते हैं हम सीधा चैप्टर के अंदर, ओके। देखो, सबसे पहले हम जरा देखते हैं कि हाउ द ब्रिटिशर्स सॉ द एजुकेशन, ठीक है। देखो, हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उस समय जो बेसिकली इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, दैट वाज द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब आपसे समझ में नहीं आएगा बाबू, आपको ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल भी है कि ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या होता है। तो मैं एक बहुत आसान शब्दों में अगर आपको बताऊं, ओरिएंटलिस्ट यानी वो लोग होते हैं, वो विद्वान लोग जो कि स्टडी कर रहे हैं किस चीज की, कल्चर की, ट्रेडिशंस की, रिलीजियस टेक्स्ट की, उनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। तो ओरिएंटलिज्म क्या हो गया? ओरिएंटलिज्म आप समझ सकते हो, अ वे ऑफ एजुकेटिंग पीपल अबाउट ट्रेडिशंस, कल्चर, रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। तो जब इस तरह की पद्धति आपकी एग्जिस्ट करती हो तो उनको हम ओरिएंटलिज्म कहते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहां पे क्या हुआ, 1783 में एंट्री होगी, किन की एंट्री होगी? विलियम जोन्स की, और उनको अपॉइंट किया जाएगा एज ए जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा आज दिल्ली में ना, वो उस समय कैलकाटा में हुआ करता था, ठीक है। अब उनकी एंट्री हुई, और जैसे ही उनकी एंट्री होगी तो वो देखेंगे कि हमारे कंट्री के अंदर किस तरीके से काम चल रहा है, ओके। वो देखेंगे कि बहुत सारे लिंग्विस्टिक प्रोफेशनल्स को हायर किया जाएगा। लिंग्विस्टिक प्रोफेशनल बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि एक लैंग्वेज की चीजों को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। उनको देखा जाएगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे लिंग्विस्टिक प्रोफेशन जो कि ग्रीक में, लैटिन में, फ्रेंच में, इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन और संस्कृत भी स्टडी करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडियन स्टडीज के अंदर? जैसे कि आपको एक सोसाइटी बनाई जाएगी, एशियाटिक सोसाइटी, ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, विथ हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एंड नेथनिल हेलहेड। नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से, ठीक है, नाम को जरा ध्यान से। अब बेसिकली जो ये एशियाटिक सोसाइटी है ना बंगाल की, जो इन दो लोगों महानुभाव ने बनाई, इसका मकसद ये था बेसिकली कि जो भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक के अंदर बातें हैं, अब वो तो या लिखी गई है देवनागरिक में या लिखी गई है संस्कृत लिपि में, तो उसके ट्रांसलेशंस के लिए वर्क किया जाए, सो दैट कि बाकी लोग भी उन टेक्स्ट बुक्स में लिखी गई बातों को समझ सके और उसको स्टडी कर सके, ठीक है। अच्छा, देन फिर आपका क्या किया गया, जैसे कि आपको इंडियन टेक्स्ट बुक को स्टडी करने के लिए एक और सोसाइटी लॉन्च की गई, जनरल एशियाटिक रिसर्चेस, मैंने बताया ना, ये काम किया गया, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या किया जाता था कि जो संस्कृत में और पर्शियन में जो काम किया गया है उसको ट्रांसलेट करने का काम किया गया, ठीक है। अब क्या था, अब पूछ सकते हो कि भैया एक्चुअली में लिखा हुआ क्या था। संस्कृत या पर्शियन की बात करें तो टेक्स्ट जो कि लिखे गए हैं लॉ पे, फिलॉसफी पे, साइंस पे और बहुत सारी चीजों पे, ठीक है। जैसे जो हमारे वेद पुराण वगैरह लिखे गए,
हिंदू मिथोलॉजी के अंदर, उन सब का भी ट्रांसलेशन किया इन लोगों ने। और ट्रांसलेशन का मोटिव यही था कि जो वेस्टर्न जो लोग थे, स्कॉलर्स थे, वो उन चीजों को स्टडी कर सके इन देयर ओन लैंग्वेज, ठीक है, और फिर उसमें से निकाल सके कि क्या बातें कही गई है, और उन बातों को फिर आगे लोगों तक कन्वे करने का काम किया जा सके, ठीक है। अब इनका ये मानना था कि जो इंडियन कल्चर्स या हेरिटेज के अंदर जो टेक्स्ट वगैरह लिखे गए हैं बहुत पावरफुल है, बहुत इंपैक्टफुल है, लेकिन विद द टाइम उसमें क्या हो रहा है, डिक्लाइन आता जा रहा है। ऐसा मानना था जोन्स एंड कॉलरब्रुक का, ठीक है। दे बिलीव दैट कि एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन व्हिच हैड डिक्लाइंड ओवर टाइम, ठीक है, कि विद द टाइम वो चीज डिक्लाइन होती जा रही है, लोग उसको सही तरीके से आगे नहीं प्रोसीड कर रहे हैं, आगे नहीं कन्वे कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो क्या करें इसके ऊपर? तो उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए कि वही एंशिएंट जो इंडियन टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट किया जाए और हाईलाइट किया जाए इंडिया के कल्चर्स को, उसकी अचीवमेंट्स को, ठीक है। तो एक ही तरीका है इस चीज को बताने का कि जो इंडियन टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आप ट्रांसलेट करो और हाईलाइट करो, जो भी इंडिया के कल्चरल पार्ट का हिस्सा इंपॉर्टेंट उसको आप हाईलाइट कीजिए, ओके। अब यहां पे जो कंपनी है, कंपनी जब मैं कह रहा हूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं, उनका क्या एफर्ट रहेगा, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट। 1781 में मदरसा स्टैब्लिश किया जाएगा कलकत्ता में फॉर अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ स्टडीज, ठीक है। मदरसा बनाया गया ताकि जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं वो पर्शियन लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में जो भी लॉ है उसको स्टडी कर सके। 1791 में जैसे आपको फाउंड किया जाएगा हिंदू कॉलेज इन बनारस टू प्रमोट संस्कृत स्टडीज यूजफुल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप देख रहे हो कि ब्रिटिशर्स ने अभी क्या किया है शुरुआत में, कि उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि आपके जो रिचुअल्स और ट्रेडिशंस के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट विद द टाइम उसको ढंग से कैटर नहीं किया लोगों ने, है ना, ढंग से लोगों ने उसको सही तरीके से आगे नहीं किया, तो डिक्लाइन हो रहा है। तो उसको बचाने का तरीका यही है कि हम उसको एजुकेशन सिस्टम में भी लेके आए, जैसे कि मदरसा बनाना, हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश करना, और वहां पे जो आपकी लैंग्वेज में चीजें लिखी गई है, संस्कृत या पर्शियन अदर लैंग्वेज में, उनको ट्रांसलेट किया जाए, इजी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में लिखा जाए, सो दैट कि लोगों तक वो बातें पहुंच सके, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यहां से शुरुआत हो रही है। लेकिन अब आगे देखना, वो इस चीज को क्रिटिसाइज भी करेंगे, ठीक है। क्या कहना था उनका? उनका ये कहना था ब्रिटिश ऑफिशियल्स का कि जो ये ओरिएंटलिस्ट नॉलेज जो है ना, ये एरर भरी पड़ी है, अनसाइंटिफिक है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं और ये बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक है। जैसे कि आपके इसमें नाम आएगा जेम्स मिल का। ये जेम्स मिल, ये वही इंसान है, ये वही इंसान है जो कि आपके और हमारे लिए सिरदर्दी बने हुए हैं। आप सबका ये स्कूल सिस्टम, ये एग्जाम सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जेम्स मिल्स भैया का। अगर आप ना होते तो बच्चे सुकून से बैठते नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है, उन्होंने स्कूल सिस्टम वगैरह बनाया जो कि जरूरी था, है ना। अब मैंने वही बोला कि मैं इस डिबेट पे लास्ट में आऊंगा और आपके ऊपर ये सवाल छोड़ूंगा कि आप इस चीज को कैसे देखते हो। बट जेम्स मिल वाले भैया ने क्या कहा, उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कहा कि भैया जो ये ओरिएंटलिस्टिक लर्निंग चल रही है ये बेटर नहीं है। तो बेटर क्या है? बेटर है कि हम ज्यादा फोकस करें ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। वेस्टर्न जो नॉलेज है, वेस्टर्न साइंस जो है, टेक्नोलॉजी है, हम उस पर ज्यादा फोकस करें और उसके बारे में बात करें, ठीक है। दूसरे एक और ब्रिटिशर्स है आपका मैकॉलेज, उनका अगर व्यूज आप देखोगे तो उनके व्यूज में क्या था, नाम उनका आपका थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ठीक है, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। इनका यह मानना था कि जो इंडिया है अनसिविलाइज्ड है और जरूरत है उसको वेस्टर्न एजुकेशन की ताकि उसको सिविलाइज बनाया जा सके। अब यहां पे थोड़ी बात हमें चुभेगी। पहली बात तो वो है कौन, ये डिसाइड करने वाले कि वी आर सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड? क्या हमें किसी के प्रमाण की जरूरत थी? नहीं। बट कहने का मतलब ये था क्योंकि वेस्टर्न में एजुकेशन सिस्टम जो था, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो हम आज फॉलो कर रहे हैं, जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं और एक डिसिप्लिन तरीके से लोगों का स्कूल जाना है, पढ़ाई करने का तरीका है, डिसिप्लिन तरीके से एग्जाम हो रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी है, वो चीजें यहां नहीं थी। अभी बात करेंगे यहां प्रॉब्लम्स क्या थी। तो इसीलिए इनको लगा भाई साहब को, आप कौन हुए, हेलो हु आर यू, हाउ यू डिसाइड दैट कि वी आर अनसिविलाइज्ड और नॉट। खैर यही ब्रिटिशर्स का था कि सामने वाले को ये दिखाना कि आप देखो, आपको ना कुछ नहीं पता, आपके कल्चरल ट्रेडिशन की जो चीजें हैं वो बुरी है, आप हो बर्बाद, और आपको अगर अच्छा होना है तो हम आपकी मदद करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, हम जो अपना एजुकेशन सिस्टम आपको देंगे, जो हम चीजें बताएंगे वो सही है, ठीक है। इस तरीके से ब्रिटिशर्स लोगों का माइंड वॉश कह लो या फिर लोगों को मिसडायरेक्ट करने का काम करते थे।
समझ रहे हो, किसी का कॉन्फिडेंस उस कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर दो कि भैया आप गलत हो, फोमो क्रिएट करना, तो यही चीज हुई। ओके, अब इनका ये कहना था कि इन्होंने ये भी किया कि जो पैसे लोग यूज करते हैं, जो पब्लिक पैसा है जो लोगों का इस्तेमाल हो रहा है ओरिएंटिस्टिक लर्निंग के ऊपर, वो गलत है और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। उन्होंने जैसे कहा कि यूज ऑफ इंग्लिश टू एक्सपोज इंडियंस टू द बेस्ट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, साइंस एंड फिलोसफी, कि इंग्लिश की वकालत करी उन्होंने। बेसिकली कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया जाए लोगों से, इंडियन लोगों से, ताकि वो इंग्लिश सीखेंगे तो जो वेस्टर्न नॉलेज है उसको वो पढ़ सकेंगे और वो समझ सकेंगे, एक्सपोजर उनको मिलेगा किस चीज का, लिटरेचर, साइंस एंड फिलोसफी का। ठीक है, फिर आया आपका 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। यहीं से शुरुआत होती है हमारी और आपकी उस सिरदर्दी की, जब हमारे लिए इंग्लिश जो है वो एक मैंडेटरी लैंग्वेज बन जाता है। और आज की डेट में इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, और स्किल सेट लैंग्वेज है कि इफ यू नो इंग्लिश, डजेंट मैटर कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और क्या है, आपकी डिग्री वगैरह, बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके पास बहुत ज्यादा प्रेफरेंसेस हो जाते हैं कंपेयर टू द पर्सन जिसको सिर्फ हिंदी या कोई और रीजनल लैंग्वेज पता है। ये आप सबको पता होगा इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन ये है 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। अब देखो इस नियम में क्या है, इसमें कहा गया कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी हायर एजुकेशन की, वो हो जाएगी इंग्लिश। होगी बात के लिए काम खत्म, कि अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए, उच्च शिक्षा चाहिए, तो आपको इंग्लिश में ही वो शिक्षा दी जाएगी। और जो फोकस था उसको शिफ्ट किया गया इंग्लिश टेक्स्ट बुक की तरफ, ठीक है, स्कूल्स के अंदर, एंड मार्किंग द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन। तो आप कह सकते हो कि इसी एक्ट के बाद जो हम आज का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं ना, कि हमारे स्कूल में बुक्स हैं अलग अलग और उनका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश है, वो यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, और स्कूल में टेक्स्ट बुक्स वगैरह आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अच्छा, आगे देखो, फिर एक नाम आएगा आपका वुड्स डिस्पैच 1854, पूरा नाम चार्ल्स वुड है। इन्होंने क्या किया, ही वाज द बेसिकली द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो सारा एजुकेशन सिस्टम वगैरह ये देते। इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनाई इंडिया के लिए, और उसमें उन्होंने यही बोला कि जो इंडियंस हैं उनको फोकस करवाया जाए ज्यादातर यूरोपियन लर्निंग्स के ऊपर कंपेयर टू द ओरिएंटल नॉलेज। देखो सबको बार बार मैं कह रहा हूं, एग्जाम में ये टर्म बहुत आएगा बाबू, ओरिएंटल नॉलेज। ओरिएंटल नॉलेज मैंने बता दिया कि विद्वानों का वो ज्ञान जिसमें कि कोई ऐसे बुक्स और इस तरह से सिस्टमैटिक स्कूल सिस्टम नहीं होता है। ये वो लोग होते हैं जो कि कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, और फिर उसी की शिक्षा आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराई जाती है बाय द ओरल। ठीक है, ओरल मेथड, यानी सिर्फ बोल के, तो वो बोलेंगे, स्पीच देंगे, बच्चे सुनेंगे। दिस इज व्हाट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिफोर ब्रिटिशर्स कम टू इंडिया। ठीक है, अच्छा और क्या था, और क्या प्रमोट करना है, ठीक है भैया, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स है। तो जैसे कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स का मतलब क्या होगा, बोला कि प्रैक्टिकल लर्निंग, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, इस बात से मैं भी सहमत करता हूं। किताबी ज्ञान नहीं, वैसा ज्ञान दो जो एक्चुअली में उनके डेली लाइफ में काम आए। जैसे कि ट्रेड करना सिखाओ, कॉमर्स करना सिखाओ, रिसोर्सेज के बारे में बताओ, रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बताओ, इन सब चीजों के बारे में। अब मैंने आपको एक बात शुरुआत में बोली थी ना, कि एक प्रॉब्लम जो उस समय दिखी आज भी एग्जिस्ट करती है, कि स्कूल में मैंने बोला ना किताबी जो नॉलेज है, ठीक है, अभी मैं थोड़ा अलग चला जाऊंगा अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा, बट जो सिर्फ किताबों में जो ज्ञान है ना बच्चों, वो ज्ञान कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब इंपॉर्टेंट है, सफिशियंट नहीं होता। इसको ऐसे समझो, बहुत जरूरी है कि डेली लाइफ से रिलेटेड जो चीजें हैं आपको वो पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक बेसिक चीजें कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब कितना भी A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बट प्रैक्टिकल लाइफ कैसे आपकी चलेगी, बिजनेस कैसे होते हैं, मनी कैसे कंट्रोल किया जाता है, मनी का डिपॉजिट, बहुत सारी चीजें जो डेली लाइफ में एक्चुअली में यूज होती है, ठीक है, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है ना, दिस इज वेयर जहां पे हम थोड़ा सा मात खाते हैं। इन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस करी, बट आज भी हम इस चीज को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसका सिंपल रीजन ये है, एग्जीक्यूशन हमने प्रॉपर तरीके से नहीं किया, ठीक है। नई एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाती है स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल्स, गेम्स, इन सब चीजों पे कितना ध्यान दिया जाता है ये आप सब भी बेहतर से जानते हो। आप लोग खुद ही बताओ कमेंट करके कि आपने अपने स्कूल में जितने भी लेबोरेटरीज है ना साइंस को लेके, क्या उनको सही तरीके से एक्सेस किए या सिर्फ वो नाम किए? क्या आपका लाइब्रेरी का जब पीरियड होता है तो क्या उसमें आप एक्चुअली में लाइब्रेरी में बैठ के कोई अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक बुक पढ़ सकते हो? नहीं ना, अलाउ नहीं है। अगर पीटी की क्लास लग जाए तो ये तो पूरी की पूरी ये हमारे बचपन का दुख और दर्द है कि पीटी की क्लास को लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं। पीटी की क्लास है, चलो इसको सब्स्टिट्यूट करो मैथ्स की क्लास से,
जस्ट फोकसिंग ऑन द रोटन लैंग्वेज वाला सिस्टम चल रहा है, रोटन मेमोरी सिस्टम, जिसके खिलाफ मैं भी हूं, आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट। अब देखो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने उस समय कहा कि बहुत जरूरी है कि हम प्रैक्टिकल्स बेनिफिट्स लाइक ट्रेड कॉमर्स इन सब चीजों के बारे में बात करें, और जो इंडियंस है उनको इनकरेज करें कि वो यूरोपियन वे ऑफ जो लाइफ है, ठीक है, उसको अडॉप्ट करें। ओके, क्योंकि इनको ऑब्वियस सी बात है ना कि यूरोप जो है वो हमसे टाइम अहेड चल रहा था इन सब चीजों के मामले में, तो उनका ये कहना हुआ, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो लोग हैं इंडियंस, मैंने पहले बोला इंडियंस के जो कल्चर्स वगैरह है उनको ब्रिटिशर अच्छा नहीं मानते, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको बड़े छोटी निगाह से देखते हैं कि यार ये काम का नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब चीजें करेंगे तो जो इंडियंस है उनका मोरल डेवलपमेंट होगा, वो और बेटर तरीके से निखर के आएंगे, उनको जब ये सब नॉलेज मिलेगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए बनाया जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट, सो दैट कि वो ओवरसी करेगा एजुकेशन को, एक डिपार्टमेंट बनाया जाए जो पूरे एजुकेशन को ध्यान रखेगा। साथ ही साथ आपको यूनिवर्सिटीज आपको सेटअप करने होंगे, तो कैलकाटा के अंदर, मद्रास, बॉम्बे के अंदर 1857 में यूनिवर्सिटीज वगैरह सेटअप की गई, ठीक है। देन आपका बेटर यही था कि जो स्कूल सिस्टम है उसको और बेटर तरीके से रिफॉर्म किया जाए, ठीक है। फिर आपका आता है इंट्रोड्यूसिंग द वेस्टर्न एजुकेशन एंड अलाइनिंग इंडियन पीपुल विद देम। ये मैंने वही बोला, ये वही दौर है जब आपका स्कूल सिस्टम वगैरह स्टैब्लिश किया गया। अच्छा, अब बात ये थी कि बना तो दिया, तो क्या लगता है बन गई चीजें और काम हो गया होगा? नहीं। अब एक रिपोर्ट आती है, किनकी? द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, भाई साहब की रिपोर्ट आती है। क्या रिपोर्ट है? इनको भेजा जाता है कि जाओ और जाके जरा देखो कि जितने स्कूल्स, पाठशाला वगैरह स्टैब्लिश किए गए किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसा चल रहा है, ठीक है। बेसिकली रेड मारने जा रहे हैं। तो उन्होंने रेड मारी, लगभग 1 लाख जो पाठशाला थी वो एग्जिस्ट करती थी। कहां? आपका बंगाल और बिहार में, उधर ही गया। लेकिन उस 1 लाख पाठशाला में जो एवरेज स्टूडेंट थे ना, देवर ओनली 20 और लेस देन 20 स्टूडेंट जो है वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम समझ में आई कि पाठशाला बना दी बट फिर भी बच्चे वहां नहीं पहुंच रहे। अब उसका रीजन समझना जरा क्या है, रीजन समझना क्या है, ठीक है। अब बात ये थी कि जितने ये पाठशाला एस्टेब्लिश किए गए, ये किए गए थे उन लोगों द्वारा जो वेल्दी इंडिविजुअल्स थे, पैसे वाले जो लोग थे, वो बेसिकली अपनी लोकल कम्युनिटी को सर्व करने के लिए चैरिटी के तौर पे ये एस्टेब्लिश कर देते थे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि स्कूल की जो फीस है वो फिक्स नहीं है, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, प्रिंटेड बुक्स नहीं है। तीसरा, सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। देन बेंचेस नहीं है प्रॉपर तरीके से, ब्लैक बोर्ड नहीं है, रोल नंबर्स करने के लिए रजिस्टर्स नहीं है, एग्जाम नहीं हो रहे, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, ये चीजें। अच्छा, जो तो फिर जब बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है तो फिर क्लासेस कहां हो रही है? क्लासेस हो रही हैं बनियान ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, टेम्पल्स में, दुकानों में, या फिर जो गुरुजी हैं उनके घर पे। पढ़ाने का तरीका क्या है? ओरल, फ्लेक्सिबल्स एंड बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स। कोई भी ऐसा रूटीन नहीं बनाया गया है, कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया है, जैसे मना रहा है, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ा दिया जा रहा है, समझ रहे हो? कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, जबकि 1 लाख पाठशाला है बट वो किस तरीके से काम कर रही है, ये प्रॉब्लम थी। ये रिपोर्ट थी विलियम एडम की, ये पूछा जाता है विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम थी? एक चीज और, जो फीस है वो वैरिड थी, यानी पेरेंट्स की इनकम पर डिपेंड करता था। रिच ज्यादा पे करते थे, गरीब कम पे करते थे, चलो ये तो अच्छी बात है। दूसरा ये प्रॉब्लम था कि जो स्कूलिंग सिस्टम था ना, वो एग्रीकल्चरल सीजन के हिसाब से चलता था। कहने का मतलब क्या कि जो पुअर क्लास के, जो पुअर कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते थे, वो स्कूल नहीं, वो स्कूल के अलावा उनकी प्रायोरिटीज होती थी अपने फादर के खेतों में के काम में हाथ बटाना। तो अगर एग्रीकल्चर सीजन है, लाइक फसल काटने का टाइम है, तो उस समय स्कूल से ज्यादा प्रायोरिटी उनकी होगी खेतों में। ये सब चीजें प्रॉब्लम थी। तो लोकल एग्रीकल्चर साइकिल के हिसाब से वही होता था, हार्वेस्ट, जैसे हार्वेस्ट का सीजन आया तो स्कूल आपने बंद कर दिया, ठीक है। अब जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के साथ क्या है? अब देखो ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर सिस्टम ऑफ स्कूलिंग तो रहा नहीं कि आप टाइम से स्कूल आ रहे हो, जैसे आज की डेट में है ना, एक टाइम से स्कूल जाना है, टाइम से स्कूल से वापस आना है, सारे सिस्टम्स बनाए गए, तो उस समय नहीं था। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम थी? और प्रॉब्लम नहीं, और जो बातें थी, जैसे स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स कैसे बैठते थे? सारे एक साथ एक ही लेवल पे बैठा करते थे। जैसे आज है ना, आज के क्लास है ना आपकी, उस समय नहीं था। कोई किसी भी एज ग्रुप का है, वो सब एक साथ एक ही जगह बैठा है, सबको एक साथ एक ही तरह का ज्ञान दिया जा रहा है। अब आप सोचो, जस्ट इमेजिन कि एक 3rd क्लास का बच्चा और एक 10th क्लास के बच्चे को एक साथ आप बैठा दो और एक तरीके से आप एक ही चैप्टर का मैथ्स पढ़ाओ, बट क्या दोनों को सेम तरीके से चीजें जाएंगी? नहीं ना। इट्स डिपेंड कि वही वाली बात है ना, आपको केटर करना जरूरी है। छोटे बच्चों को हम छोटे बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप लोग क्लास
8 में हूं, तो जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा ही है जो आप लोग के हिसाब से सही हो, मेरे आप। लेकिन मैं अगर आपको बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड यूज कर दूं, उसकी जगह आपको डिक्शनरी ओपन करनी पड़ जाए तो फिर काम नहीं चलेगा। तो ये चीजें वहां नहीं थी, ठीक है। गुरु एक साथ बच्चों को बुलाते थे, कोई मतलब नहीं कौन किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, छोटा है बड़ा है, सब एक जगह बैठ के एक ही तरह की नॉलेज ले रहे थे, विच इज नॉट गुड। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स थी इस तरह की नीड की, कि ये जो आपका कम्युनिटी नीड बेस्ड जो अप्रोच है एजुकेशन की, कि जब जरूरत होगी जितनी होगी ले लेंगे, नहीं तो नहीं, ये नहीं चलेगा। तो ये इनकी रिपोर्ट में था, ठीक है। अब बोला कि इसको चेंज करना है, तो नई रूटीन और नया रूल। नई रूटीन नया रूल क्या आया कि बोला कि भैया फोकस करो इनिशियली सबसे पहले हायर एजुकेशन पे, बट लेकिन हुआ ये कि फोकस उनको हायर एजुकेशन में करना था, बट 1854 के बाद ज्यादातर जो फोकस हुए रिफॉर्म्स हुए वर्नाकुलर एजुकेशन में हुए। वर्नाकुलर का मतलब होता है बाबू रीजनल, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्नाकुलर बेसिकली लोकल लैंग्वेज को कहता है, तो रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन सिस्टम है उस पर ज्यादा ध्यान देगा। अब देखो कैसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, इस चीज को ध्यान समझना, पूछा जाता है एग्जाम में कि द वे द ब्रिटिशर्स क्रिएट द रूटीन्स एंड द रूल फॉर द एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि उन्होंने क्या किया, एक गवर्नमेंट पंडित को अपॉइंट किया गया, ठीक है। उस गवर्नमेंट पंडित का काम क्या था कि वो 4-5 स्कूल का सुपरविजन करेगा, निगरानी करेगा, देख रेख करेगा। साथ ही साथ रेगुलर टाइम टेबल्स बनाए गए, पीरियोडिक रिपोर्ट्स तैयार की गई, एनुअल एग्जाम होने लगे। जो टीचिंग है वो बेस्ड थी ऑन द टेक्स्ट बुक्स, नॉट ऑन द ओरल, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स थी। जो डिसिप्लिन वगैरह है उनको इन्फोर्स किया गया। अब इससे इंपैक्ट क्या हुआ पाठशाला पे, देखो जरा। जो पाठशाला है उन्होंने इस रिफॉर्म सिस्टम्स को अडॉप्ट किया, जो गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कि जो पाठशाला इस सिस्टम को अडॉप्ट करता था उसको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट भी मिलते थे, यानी पैसे भी दिए जाते थे डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए। स्टूडेंट्स जो है उनके लिए सीट फिक्स कर दी गई, ठीक है, फीस भी उनकी फिक्स कर दी गई। अब क्लास उनको रेगुलर अटेंड करना है, ये बना दिया गया। बहुत अच्छी बात, एक रूटीन में लाना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन में लाना बहुत जरूरी है। आप रेगुलर ही कोई चीजें एक टाइम पे करते जाओगे तभी उस चीज का आउटपुट भी आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आप रेंडमली कुछ चीजें करते रहोगे तो उसका बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। ये बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम देखो, फिर मैंने बताई प्रॉब्लम किसके साथ है, गरीब लोगों के साथ, कि जो रिजिड शेड्यूल बनाया गया ना, ये डिफिकल्ट था उन बच्चों के लिए जो पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इससे पहले उनको शिक्षा मिल पा रही थी जब मन हो रहा था, जब मन नहीं, जब टाइम निकाल पा रहे थे वो, ये गलत होगा ना मन, कि जब वो टाइम निकल पा रहे थे अपने बाकी कामों से, जो कि जरूरी काम था, खेतों में काम करना, पेरेंट्स की मदद करना, ठीक है, तो उससे जब भी टाइम मिलता था तब जाके वो अपनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती थी तो जाके शिक्षा ले लेते थे गुरुजी के। गुरुजी घर में गए, 4 काम कर दिया, गुरुजी ने शिक्षा दे दी। पहले ऐसा ही होता था, यही गुरुकुल पद्धति थी, ठीक है। और कोई फीस वगैरह का तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, चक्कर था नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपने सब कुछ रिजिट कर दिया, प्लान कर दिया, तो जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए एक दिक्कत थी जो कि गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, जहां पे एक इंसान कमाता नहीं है, एक इंसान के साथ 4 लोग और हाथ बटाते हैं, तब जाके कहीं पैसे आते हैं और जाके उनका जीवन यापन चल पाता है। तो ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है। अब इससे यही हुआ कि यहीं से वो दौर शुरू होगा बच्चों, जब ना एक डिफरेंस क्रिएट होता चला जाएगा, कि जो लोग कैपेबल है, जिनके पास पैसा, जिनके पास अर्निंग है, उनके बच्चे तो अब जाएंगे रूटीन टाइम से स्कूल, सब कुछ डिसिप्लिन तरीके से होगा, तो वो रेगुलर शिक्षा लेते रहेंगे। लेकिन जो लोग वैसे शिक्षा ले पाते थे, अब वो शिक्षा नहीं ले पाएंगे और ये बैरियर आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखो एजेंडा क्या है नेशनल एजुकेशन का, इसको जरा समझेंगे। अब समझो, ब्रिटिशर्स ने सब कुछ बना दिया, सारे सिस्टम डिजाइन कर दिए, इंग्लिश लैंग्वेज में कर दी, टेक्स्ट बुक कर दी, स्कूल बना दिया, टाइम टेबल बना दिया, वो सारी चीजें कर दी जिसको आज आप फॉलो करते हो, है ना, सेटअप कर दिया। अब जो उस समय के हमारे थिंकर्स वगैरह थे, उनका क्या मानना था इन चीजों को लेकर? उनका यह मानना था कि नो डाउट बहुत जरूरी है कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, देखो यहां पे ना बहुत वो मतभेद सा होगा, कुछ लोग इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे। मैंने कहा दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ब्रिटिशर्स का तो ये मानना था कि इंडिया में बहुत जरूरी है कि वाइडर एजुकेशन सिस्टम और खासकर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम किया जाए, सो दैट कि यहाँ के लोग बेटर तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझ सके, मॉडर्न एजुकेशन को समझ सके, ठीक है। और इसीलिए अच्छा, अब शुरुआत में जो लोग थे उनको ये चीज अच्छी लगी, उन्होंने ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करी कि आप एक काम करो, आप ना ज्यादा से ज्यादा जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, उनको स्टैब्लिश करो, ठीक है। एजुकेशन में ज्यादा फंडिंग लेके, मतलब और पैसा लेके आओ, इसको और ज्यादा, जब इसको बनाना है तो बड़े वाइडर स्पेस पे बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग वेस्टर्न एजुकेशन को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। कुछ इंडियंस का ये मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो बेसिकली एम्फेसाइज करेगी जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसको। उनका मानना था ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसमें नाम आता है जैसे महात्मा गांधी जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, जिन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्या अपोज किया समझेंगे जरा। देखो, जैसे गांधी जी का यह मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम्स है, ठीक है, वो इंडियंस को क्या करेगी, अपने रूट, अपने कल्चर्स, अपने ट्रेडिशन से दूर लेके जाएगी। ये गांधी जी का मानना था, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि बहुत जरूरी है कि आपको अगर सेल्फ रिलायंस बनना है, ठीक है, एजुकेशन की जरूरत होगी, लेकिन बट आपका एजुकेशन, आपका क्राफ्ट बेस रूटेड होना चाहिए, यानी जहां से आप बिलोंग कर रहे हो, जो आपका ट्रेडिशन कल्चर है, उससे रिलेटेड होना चाहिए आपका एजुकेशन सिस्टम, उससे दूर नहीं होना चाहिए, वरना अपने कल्चर ट्रेडिशन आप भूल जाओगे। उन चीजों को प्रिजर्व करना जरूरी है, तो इसलिए उन्होंने अपोज किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम जो है, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जरूरी है, मॉडर्न एजुकेशन आपको चाहिए, लेकिन इट शुड बी ब्लेंडिंग इंडियन ट्रेडिशंस, ठीक है, और ज्यादा फोकस आपका जो है सिर्फ वही किताबों से नहीं, क्रिएटिविटी के ऊपर, लाइक पेंटिंग, आर्ट, सिंगिंग, डांस, इस तरह की चीजों को भी इंक्लूड किया जाए। अब ये जो डिबेट है ना, ये विद द टाइम चलती रही और बढ़ती ही रही, ठीक है, कि ये कितना सही है, कितना गलत है, ठीक है। जैसे गांधी जी का मानना था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है दैट हैज इंस्लेव्ड अस। अब मैं आपको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूं, यहां पे बहुत ध्यान समझिएगा। बुक में ये बात मेंशन नहीं है, बट ब्रिटिशर्स का ना हमें अंग्रेजी सिखाना क्यों जरूरी था वो बताता हूं मैं। जब भी कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे कॉलोनी स्टैब्लिश करती, कॉलोनी आप समझ रहे हो, जैसे कि ब्रिटिश ने यहाँ पे आके कब्जा किया। कब्जा दो तरीके से होता है, एक होता है कि आप डायरेक्ट लड़ाई करो, युद्ध करो, और फिर आप उसको रिप्लेस करो, किंग को बैठ जाओ। यहाँ तो कोई युद्ध तो हुआ नहीं था, बिजनेस करने के बहाने आए थे, और बिजनेस से एक दुकान खुली, 2 से 4, 4 से 5, फिर पूरा का पूरा कंट्री कैप्चर कर लिया, फिर यहीं रूल रेगुलेशन बनाने लगे, इसको कहते हैं कॉलोनाइजेशन। अब ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि अगर हमें इंडियंस को अपने नो डाउट नीचे रखना है, एज ए स्लीव की तरह ट्रीट करना है, तो जरूरी है कि हम उनकी लैंग्वेज नहीं सीखें, वो हमारी भाषा सीखें। इसीलिए इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई कि उनको इतनी इंग्लिश आ जाए जिससे कि हम जब ऑर्डर दें तो वो समझ सके। और एजुकेशन सिस्टम को कुछ कहते हैं, आजकल लोग कहते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है, मास्टर स्लीव। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या सिखाया जा रहा है, एक रोटन मेमोरीज की तरह आपको लर्निंग सिखाई जाती है, अच्छे नंबर ले आओगे, जॉब कर लोगे, किसी के अंदर काम कर लोगे, 9 to 5 जॉब करके आप निश्चिंत रहोगे। यही आपकी प्रोसेस, ये ब्रिटिशर्स की दिखती कि उनकी इंडियंस को इतनी इंग्लिश सिखाए, इतनी ही सिखाए जिससे कि वो हमारे ऑर्डर को समझ सके, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आती थी। वही गांधी जी ने कहा कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने हमको इंसुलेट बना दिया। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया। उनका वही मानना था कि जो इंडिया है उसकी खूबसूरती उसके कल्चर्स में, उसके ट्रेडिशंस में, और जरूरी है कि हम इंडियंस उसको प्रिजर्व करें, बट इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम उस चीज से हमें दूर ले जा रहा है, जो कि सही है, मेरा बिल्कुल मानना है सही है, ठीक है। और खासकर ये भी उनका कहना था कि ब्रिटिशर्स इस चीज को प्रमोट करके ना जो हमारी स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको भी कमजोर कर रहे हैं। जब हम सेटल्ड ही हो जाएंगे, जब हम कंफर्ट ही हो जाएंगे ब्रिटिशर्स के साथ, उनकी भाषा समझ जाएंगे, उनके तौर तरीके समझ जाएंगे, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना। ब्रिटिशर्स यही चाह रहे थे, कंफर्ट कर दो, आराम से ढल जाएंगे, हमारे में ढल जाएंगे तो हम सब कुछ अपना भूल जाएंगे और उनके जैसा हो जाएंगे। तो इस चीज का गांधी जी का अपोज था, ठीक है। इसलिए उन्होंने, आप देखोगे बहुत सारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने स्टूडेंट से, टीचर से, सबसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप बॉयकआउट करो एजुकेशन सिस्टम का, तो लोगों ने स्कूल कॉलेज वगैरह छोड़ दिया, है ना, बॉयकआउट कीजिए ब्रिटिश स्कूल सिस्टम्स का। और जो नेशनल एजुकेशन है दिस शुड बी फ्री फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज थी। नाउ अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो उन्होंने देखो क्या किया, उनको समझ में आया कि प्रॉब्लम है, एंड ही वाज वेरी कैपेबल फाइनेंशियली, तो उस चीज का उन्होंने नो डाउट इस्तेमाल भी किया। जैसे उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी 1901 में, ठीक है। अभी शांति निकेतन बेसिकली क्या था, अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर की कभी जीवनी पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि उनकी स्कूलिंग हमारे और आप जैसे नहीं हुई है, वो किसी स्कूल में, जबकि वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे फाइनेंशियल, लेकिन उनके पेरेंट्स को होम स्कूलिंग ज्यादा बेटर लगी, तो उनके घर पे ही टीचर आते थे और घर पे ही पढ़ा के बताते। उनका स्कूल घर था, घर में ही स्कूल सेटअप किया गया था। ऐसे आज भी लोग करते हैं, उसको होम स्कूलिंग कहते हैं, लेकिन आज वो लोग करते हैं जो बहुत पैसे वाला है, ठीक है। तो घर में स्कूलिंग सिस्टम था, और नो डाउट उनका बचपन भी इन्हीं सब चीजों से बीता, जहां पे उनको ना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बाकी चीजें लाइक लिटरेचर्स, स्टोरी राइटिंग, पोएम, इन सब चीजों से कराया गया। तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना इसी चीज के लिए की गई थी, ठीक है, कि यहाँ पे जो एजुकेशन दी जाएगी दैट विल बी फ्रीडम, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, इस तरह की बात हम करेंगे, इस तरह के एजुकेशन सिस्टम से हम रिलोकेट करेंगे। उनका यह मानना था कि सेल्फ लर्निंग जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, बट जो ब्रिटिश का स्कूलिंग सिस्टम है वो लोगों को रिजिड स्ट्रक्चर में रखता है, मतलब एक डब्बे के अंदर रख रहे हैं आपको, है ना, जितना किताब में लिखा है उतना ही मान लो,
उसी को सही मान लो, नहीं, उनका कहना था आउट ऑफ द बॉक्स जाइए, क्वेश्चन कीजिए, चीजों को देखिए और समझिए। ये मैं भी कहता हूं बच्चों, बिल्कुल किताबों तक सीमित मत रहना लाइफ में, बिल्कुल मत रहना। जाओ, जाके दुनिया घूमो, देखो आसपास क्या चल रहा है, किस तरीके से चीजें होती हैं, कैसे काम करवाए जाते हैं, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बी क्रिएटिव, आर्ट्स, कल्चर, मैंने कहा म्यूजिक, डांस फॉर्म, किसी भी एक चीज, कोई भी एक चीज जो आपको पसंद है, कोई स्पोर्ट्स पसंद हो, डू इट। ओके, वो भी बहुत जरूरी है। सही बता रहा हूं, सिर्फ किताबों का ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं बार बार इस चीज के ऊपर जोर देता हूं, है ना। अच्छा, अब उनका वही मानना था कि जो एजुकेशन की, बस सिंपली उनका ये कहना था कि जो अगर ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम रहेगा तो उससे बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उस पर असर आएगा, है ना। तो उसको नहीं हम छेड़े, बच्चों की क्रिएटिविटी को हम रहने दें। उसके लिए जरूरी है कि इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हो जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, बाकी क्रिएटिव वाली, जैसे आज के डेट में होती है ना, मैंने कहा स्किल बेस्ड सेशंस वगैरह होते रहते हैं स्कूल्स के अंदर, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी तरफ गांधी जी जो है वो कंप्लीटली अपोज कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनका कंप्लीटली फोकस मशीन और टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, ह्यूमैनिटी, कल्चर, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, इन सब चीजों के बारे में नहीं है, ठीक है। जो टैगोर है उनका कहना था कि आप वेस्टर्न मॉडर्निटी रखिए बट बेस्ट ऑफ ब्लेंडिंग विद द बेस्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, दोनों का मिक्सअप रखो। तो यहां पे थोड़े से आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो खैर ये चीजें चलती रही और विद द टाइम जो स्कूलिंग सिस्टम है वो आपका अपग्रेड होता गया और करते करते हम पहुंच गए आज 2024 में। अब आप और मैं भी स्कूल गया, आप भी स्कूल जा रहे हो उस रूटीन सिस्टम में, है ना। डेली चेक इन कर रहे हो, चेकआउट कर रहे हो, डिसिप्लिन से अपना नोटबुक्स बना रहे हो। अब आपके एग्जाम्स हैं, आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के बेसिस पे आपका वैल्यूएशन होता है। मैंने कहा था कि आप कमेंट करके बताना कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको कितना सही लगता है। आप जरूर 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में हो बच्चे, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, लेकिन ना मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आपको बच्चा नहीं समझता। ओके, अब आप उस एज में हो जहां पे आपकी थिंकिंग भी इवॉल्व होनी चाहिए, आपको भी जाके चीजें सोचनी चाहिए, चीजों को सवाल करनी चाहिए, नहीं कि बस जो थोप दिया गया थोप दिया गया। क्वेश्चनिंग इट, अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा, अगर आपकी क्यूरियोसिटी है किसी चीज को लेके, तो सवाल करो, पूछो। दिस इज व्हाट द एजुकेशन सिस्टम शुड बी, आपकी क्यूरियोसिटी को कम करना। मैंने कहा सिर्फ बुक इस लैंग्वेज में मत रहिए कीजिए। अब तो आज के डेट में इतनी सारी चीजें हैं, सिर्फ इंटरनेट से ही सारा ज्ञान मत लीजिए, कुछ ज्ञान जाके फिजिकली प्रेजेंट होके भी फील कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। डिमांड थी आपकी, ओके, कुछ बच्चों की स्पेशली डिमांड थी, वो समझ रहे होंगे। यहां तक अगर आपने देखा है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट चैप्टर जो बचा कुचा है आपको कौन सा, वो आप बता दो कमेंट करके, तो अगला वीडियो उस पर आ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे स्कैन करके पहुंच जाना है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। बाकी जो भी आपके वन शॉट्स हैं वो सब आपके प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। और हाँ, अगर मैथ से डर लगता है तो यहां क्लिक कर देना, नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।